हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। अभी तक हमने सेक्शन 1 से लेके 14 का बहुत ही अच्छे से डायरेक्ट रीडिंग किया। डायरेक्ट रीडिंग करने के साथ साथ हमने कुछ केसेस भी करी कि कुछ केसेस के एग्जांपल से हमने समझा कि क्या होता है फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। केसेस हमने किए जैसे कि दूधनाथ पांडे का केस किया हमने, कपूर सिंह राणा का किया हमने, और हमने किया है एक और केस, वो आप कमेंट में बताएंगे वो कौन सा केस था जो हमने स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन। एडमिशन से तो एडमिशन क्या होता है बेसिकली? एडमिशन इज अ स्टेटमेंट। एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, उससे पहले आप समझिए एक चीज कि ये आपका हुआ, ये आपका हुआ, जस्ट अ मिनट। यस, ये आपका हुआ स्टेटमेंट। अब सारे स्टेटमेंट्स एडमिशंस नहीं होते हैं, सारे स्टेटमेंट्स एडमिशंस नहीं होते हैं। कुछ उसमें से एडमिशन होंगे, कुछ उसमें से एडमिशन होंगे, और इसमें से जो कुछ होगा वो कन्फेशन होगा, वो कन्फेशन होगा। तो इससे एनालिसिस करेंगे आप कि सारे एडमिशंस, सारे एडमिशंस, सारे कन्फेशंस एडमिशन हो सकते हैं, सारे कन्फेशन एडमिशन हो सकते हैं, पर सारे एडमिशन कन्फेशन नहीं होते। और उसी तरीके से सारे स्टेटमेंट ना एडमिशन हो सकते हैं ना कन्फेशन हो सकते हैं, सिर्फ कुछ एडमिशन होंगे और उसमें से कुछ होगा जो कन्फेशन होगा। ठीक है, अब इसका हम डेफिनेशन जो दिया गया है बेरेक में उसे पढ़ के समझ लेते हैं। तो एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है एक एडमिशन। अब जो स्टेटमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी हो सकता है। अब के जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें आप ये इनबिल्ड करके चलिएगा, ओरल हो डॉक्यूमेंट हो, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो ओरल और डॉक्यूमेंट्री और कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंटेन किया गया हो, विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, जो आपका फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट बता रहा हो, एंड विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्संस अंडर द सर्कमस्टांसेस हेयर आफ्टर मेंशन्ड, अंडर द सर्कमस्टांसेस हेयर आफ्टर मेंशन्ड। इसका मतलब क्या है? एनी ऑफ द पर्संस, कोई भी कुछ भी बोल के चला गया, क्या वो स्टेटमेंट आपका रिलेवेंट हो जाएगा? जी नहीं। जब कोई इंसिडेंट से रिलेटेड उसमें कोई भी पर्सन उसके रिलेटेड आपको कुछ भी स्टेटमेंट दे रहा है, सिर्फ वो पर्सन, सिर्फ वो पर्सन जो रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो, उस स्टेटमेंट को आप एडमिसेबल मानेंगे। स्टेटमेंट, जब मैंने आपको बताया ये स्टेटमेंट है, सारे स्टेटमेंट एडमिसेबल नहीं है, बट एक पर्टिकुलर इंसिडेंस है, उससे रिलेटेड जो एडमिशंस होंगे, उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स होंगे, उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स होंगे वो एडमिशन होगा। और जो कल्प्रिट होता है बेसिकली, अगर वो खुद स्टेटमेंट दे रहा है अपने लिए कि मैंने ऐसा किया है और इससे मिलके किया है, वो कन्फेशन होगा, वो कन्फेशन होगा। ठीक है, तो एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, ओरल और डॉक्यूमेंट्री और कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये आपको याद रखना है तीन चीज। फिर है विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस, जो कोई भी इन्फ्रेंस, कोई भी आपको सजेशन दे रहा हो उससे रिलेटेड, किससे? फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट से। एंड विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन, जो किसी भी उस पर्सन से दिया गया हो, जो अंडर द सर्कमस्टांसेस हेयर एंड आफ्टर मेंशन्ड, जो इस सर्कमस्टांस से रिलेटेड हो, जो इस सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड हो, सिर्फ वही एडमिशन माना जाएगा। देन सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, statements made by a party to the proceedings or by an agent to any such party whom the court regards, whom the court regards under circumstances of the case as expressly or impliedly
authorized by him to make them are admissions. तो किस किस के स्टेटमेंट्स एडमिसिबल माने जाएंगे? जो पार्टी है खुद बोल रहा है, या उसका कोई एजेंट है, या कोई ऑथराइज्ड पर्सन है। पार्टी खुद बोल रहा है, उसका कोई एजेंट हो या कोई ऑथराइज्ड पर्सन अगर उसके बिहाफ पे स्टेटमेंट दे रहा है तो वो एडमिसिबल माना जाएगा, वो एडमिसिबल माना जाएगा। देन सबसेक्शन 2, statements made by parties to suits suing or sued in representative character are not admissions unless they were made while the party making them held that character. Again read. Parties to suits suing or sued in a representative character are not admissions unless they were made while the party making them held that character. दिस मीन्स कि जब तक आप उसका एजेंट या उसके रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में नहीं रहेंगे तब तक आपका जो भी एडमिशन होगा एडमिसिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं HUF की, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अब उसमें जो कर्ता होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो कर्ता होता है वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में रहता है, वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में रहता है, वो पूरे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। उस केस में अगर वो कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो रेलेवेंट होगा, उस केस में वो स्टेटमेंट देते हैं तो वो रेलेवेंट होगा, ठीक है। अनटिलनेस अगर वो करेक्टर नहीं है तो दे आर नॉट एडमिशंस, दे आर नॉट एडमिशंस। सेकंड, पर्सन हु हैव एनी प्रोप्राइटरी और पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग एंड मेक द स्टेटमेंट इन देयर कैरेक्टर ऑफ पर्सन सो इंटरेस्टेड। आप किसी का एक प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट है, फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है उस पर डिस्प्यूट है, अगर किसी का इसमें सब्जेक्ट मैटर का इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट मैटर का इंटरेस्ट है, पेक्यूनरी सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ, इस पे सब्जेक्ट मैटर ये है आपका प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आपका सब्जेक्ट मैटर है, डिस्प्यूटेड है, इस पे आपका पेक्यूनरी इंटरेस्ट है या फिर प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है। प्रोप्राइटरी मींस भाई इसका मैं ओनरशिप हूँ, ओनरशिप कैन बी डिफाइंड कि ओनरशिप कैन बी थ्रू विल, सक्सेशन, गिफ्ट कर दी गई हो, परचेज करी हो आपने, एक्सचेंज करी हो आपने, मोड से आपके पास TPA में, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में, किसी भी मोड में अगर आप उसके ओनरशिप टाइटल है आपके पास, आपका उसमें प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट हो गया। देन पेक्यूनरी हो सकता है आपको उसके बिहाफ पे इसको मॉर्टगेज रखा हो, उसके बिहाफ पे आपने किसी को पैसा दिया हो, आपको उससे पैसे वापस लेने हो गया पेक्यूनरी इंटरेस्ट। इस तरह का कोई भी आपको प्रोप्राइटरी या पेक्यूनरी इंटरेस्ट है और आपका स्टेटमेंट उस सब्जेक्ट मैटर के लिए रेलेवेंट रहेगा, उस पर्टिकुलर मैटर के लिए रेलेवेंट रहेगा। Then person from whom the parties to the suit have derived their interest in the subject matter of the suit, किसी भी तरीके से उसमें इंटरेस्ट लिया गया हो, मे बी आप उसमें टेनेंसी राइट हो, थोड़ा ही इंटरेस्ट हो आपका, बट आपका किसी भी तरह का टेनेंसी राइट हो, लाइसेंसी है आप, तो आपको उसमें अगर इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में तो फिर आपका एडमिशन स्टेटमेंट एडमिसिबल रहेगा। आर एडमिशंस इफ दे आर मेड ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूअंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन making the statement, if they are made during the continuance of the interest of the person making these statements. Fine, let's move to next section. Statement made by person whose position or liability it is necessary to prove as against any party to the suit are admission if such statements would be relevant as against such person in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and if they are made while the person making them occupies such position or is subject to such liability. इसका मतलब बेसिकली आपका सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट से है, सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट से है, वो स्टेटमेंट जो खुद के खिलाफ हो, वो स्टेटमेंट जो खुद के खिलाफ जा रही हो, ऐसे स्टेटमेंट रेलेवेंट माने जाएंगे, एडमिसिबल माने जाएंगे। बट जो अपने फेवर में हो, जो अपने फेवर में हो वो उसमें रेलेवेंट
या वो कह सकते हैं एडमिसिबल नहीं माने जाएंगे, वो एडमिसिबल नहीं माने जाएंगे। स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन हुज पोजीशन और लायबिलिटी इट इज नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्टी, किसी और की पार्टी के अगेंस्ट अगर आपको प्रूफ करना है पोजीशन या लायबिलिटी टू द सूट आर एडमिशन, अगर आप अगेंस्ट जा रहे हो तो वो आपका एडमिशन होगा। if such statement would be relevant as against such person in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and if they are made while the person making them occupies such position or is subject to such liability। इसको आप इलिस्ट्रेशन से बेहतर समझ पाएंगे, इसको आप इलिस्ट्रेशन से बेहतर समझ पाएंगे। A undertakes to collect rent from B. B sues A for not collecting rent due from C. A undertakes to collect rents for B. B के बिहाफ पे A रेंट कलेक्ट करेगा, B जो है सू कर देता है A को फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट फ्रॉम C. A denies that rent was due from C. A मना कर देता है कि इसके बिहाफ पे कोई रेंट ड्यू नहीं था। अब जो स्टेटमेंट दिया गया है बाय सी डेट ही ओड बी रेंट इज एन एडमिशन। अब स्टेटमेंट सी ने दिया कि भाई मेरे पे रेंट बकाया था बी का, ये एक एडमिशन है। और एंड द रेलेवेंट फैक्ट एज अगेंस्ट ए, और अगर ए के अगेंस्ट में ये एक रेलेवेंट फैक्ट है क्योंकि ए ने बोला कि उस पे कोई रेंट बकाया नहीं था, बट सी बोल रहा है कि बकाया था, तो ये रेलेवेंट फैक्ट है, अगेंस्ट जा रहा है ए के, तो जो स्टेटमेंट अगेंस्ट जा रहा है ए के वो रेलेवेंट फैक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन्स टू हुम, statements made by persons to whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to matter in dispute are admissions। अब A और B है, फॉर एग्जांपल A B है, ठीक है, अब वो किसी चीज के लिए बोलता है जाके C से पूछ लो। अब एक स्पेशली एक मैटर के लिए एक्सप्रेसली वो जाता है, उसको रेफर करता है कि फॉर इंफॉर्मेशन रेफरेंस टू मैटर इन डिस्प्यूट, कोई मैटर अगर डिस्प्यूट में है और वो स्पेशली रेफर कर रहा है कि जाओ उससे जाके पूछो, उससे जाके पूछो। और उस स्टेटमेंट को अगर उसमें जो स्टेटमेंट देता है थर्ड पार्टी वो रेलेवेंट माना जाएगा क्योंकि उसने स्पेशली भेजा है उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। ठीक है, इसका भी इलस्ट्रेशन देख लीजिए। The question is whether a horse sold by A to B is sound. A says to B, go and ask C. C knows all about it. C statement is an admission. A बोलता है जाके पूछ लो उस घोड़े के बारे में। A बोलता है B को कि जाके घोड़े के बारे में C से पूछ लो, और C को उसकी पूरी जानकारी है। तो जो भी C स्टेटमेंट देगा वो रेलेवेंट माना जाएगा, वो रेलेवेंट माना जाएगा। नाउ 19th, admissions are relevant and may be proved as against the person who makes them or his representative in interest, but they cannot be proved by or on behalf of the person who makes them or his representative in interest except in the following cases, namely। बेसिकली आपका कहने का मतलब है कि अगर मैं अपने अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे रही हूं तो उसको रेलेवेंट माना जाएगा, उसको रेलेवेंट माना जाएगा। बट अगर मैं अपने फेवर में कोई एक स्टेटमेंट दे रही हूँ तो हो सकता है वो उसको रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। उसका रीजन क्या हो सकता है भाई? एक कहावत सुनी है ना कि चोर कभी अपने आप को चोर नहीं बोलता है, ठीक है? तो अगर वो अपने आप को चोर बोल रहा है इट मीन्स वो हो सकता है, क्योंकि कभी भी कोई अपने आप को दोषी करार करने के लिए जनरली ऐसा नहीं बोलेगा, बट अगर वो बोल रहा है इट मीन्स वो उसको कन्फेस कर रहा है। तो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स होते हैं ये जो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, ऐसा स्टेटमेंट आपका रेलेवेंट माना जाएगा। तो एडमिशंस आर रेलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम, जो दे रहा है उसके प्रूफ किया जाएगा, या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है, but they cannot be proved by on behalf of the person who makes them or by his representative interest except in the following cases। ठीक है, अब इसका मतलब ये है जो अगर मैं अपने अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे रही हूँ
तो वो तो आपका प्रूफ माना जाएगा, बट अगर मैं अपने अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ तो वो प्रूफ नहीं माना जाएगा, एक्सेप्ट इन 3 केसेस। एक एक्सेप्शन, 3 एक्सेप्शन है उसके जो आपका दिया गया है इसमें क्लियरली। वो एक्सेप्शन है, एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट इज ऑफ सच अ नेचर इफ द पर्सन मेकिंग इट वर डेड। डाइंग डिक्लेरेशन रिलेटेड है ये बेसिकली। इट वुड बी रेलेवेंट एज बिटवीन द थर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 26। ऐसा माना जाता है कि मरते हुए कोई आदमी झूठ बोल के नहीं जाएगा। इस पे मैक्सिम भी है, वो मैं आगे लिखवा दूंगी आपको। तो बेसिकली इसमें माना जाता है कि मरते हुए आदमी झूठ नहीं बोल के जाएगा। तो डाइंग डिक्लेरेशन इज एक्सेप्शन। सेल्फ हार्मिंग तो अप्रूव्ड है। अब कोई डाइंग डिक्लेरेशन में कोई भी स्टेटमेंट दिया हो, वेदर इट इज सेल्फ हार्मिंग और सेल्फ आपको सपोर्ट कर रहा है, सेल्फ प्रूव कर रहा है, तो वो भी रेलेवेंट होगा। देन सेकेंड पॉइंट इज एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन it consists of a statement of the existence of any state of mind or body relevant or in issue made at or about the time when such state of mind or body existed and it is accompanied by conduct rendering its falsehood improbable। उसका कोई ऐसा state of mind है, कोई state of mind है, relation of thing है जो प्रूफ करता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता। मे बी वो अनसाउंड माइंड का हो और कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दिया जा रहा हो जो प्रूफ कर रहा हो कि नहीं ये तो साउंड माइंड का है और आपके पास प्रूफ है बकायदा कि ये अनसाउंड माइंड का है, तो इट इज सो इम्प्रोबेबल कि वो कुछ ऐसा कर सके। ऐसे केस में जब स्टेट ऑफ माइंड आपका बताए वो रेलेवेंट होता है। स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी ऐसा स्टेटमेंट जो बताए वो रेलेवेंट माना गया है। देन थर्ड एक्सेप्शन इज an admission may be proved by on behalf of the person making it if it is relevant, otherwise then as an admission। if it is relevant then otherwise then as admission। कोई भी स्टेटमेंट अगर दे रहा है वो अगर रेलेवेंट है तो आपका एडमिशन माना जाएगा। तो 3 तरह के स्टेटमेंट आपके अगर आपको सेल्फ हार्म नहीं कर रहे हैं तो वो रेलेवेंट होगा। फर्स्ट डाइंग डिक्लेरेशन, मरते टाइम अगर आपने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है। सेकेंड, अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी कुछ ऐसा बता रहा है जो हाईली इम्प्रोबेबल हो ऐसा कुछ कंडक्ट करने के लिए उस केस में, या अदरवाइज रेलेवेंट हो, या अदरवाइज रेलेवेंट हो। we have the person making this relevant otherwise than as an admission। अब इसका illustration देख लीजिए। the questions between A and B is, the question between A and B is whether a certain deed is or is not forged। A affirms that it is genuine, B that it is forged। एक डॉक्यूमेंट है फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन ये है कि ये इसमें कोई घपला किया हुआ है कि जेन्युइन है, ये जेन्युइन है। ए बोलता है कि भाई बिल्कुल सही है, बी बोलता है कि नहीं ये फॉर्ज्ड है। अब ए जो है प्रूफ कर सकता है स्टेटमेंट, ए में प्रूव अ स्टेटमेंट बाय बी दैट द डीड इज जेन्युइन and B may prove a statement by A that deed is forged, but A cannot prove a statement by himself that the deed is genuine, nor can B prove a statement by himself that the deed is forged। कहने का मतलब ये है कि A ये तो बता सकता है कि ये डीड जो है फॉर्ज्ड है, ये डीड फॉर्ज्ड है, ये डीड फॉर्ज्ड है। B may prove a statement by A that deed is forged, but A cannot prove a statement by himself that the deed is genuine। but वो ये नहीं प्रूव कर सकता है कि वो जेन्युइन है कि नहीं है। उसी तरीके से कि B ये तो प्रूव कर सकता है कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, बट वो ये नहीं प्रूव कर सकता है कि वो फॉर्ज्ड है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो भी स्टेटमेंट दी जाएगी वो जेन्युइन, वो रेलेवेंट मानी जाएगी। A, the captain of a ship is tried for casting her away। Evidence is given to show that the ship was taken out of her proper course। A produces a book kept by him in the ordinary course of his business showing observations alleged to have been taken by him, from the day to day and indicating that ship was not taken out of a proper course। A may prove this statement because they would be admissible between third parties if he were dead under clause B ऑफ सेक्शन 26। तो बेसिकली इसमें कहने का मतलब ये है कि
ए द कैप्टन ऑफ शिप स्ट्राइड, ए को एक्यूजेशन होता है कि वो शिप को किसी और डायरेक्शन में ले गया है, बट ए अपने बुक्स दिखा देता है कि हम हमेशा इसी तरीके से चलते हैं, अपना कोर्स ऑफ बिजनेस प्रूव करते हैं कि हमारा शिप हमेशा इसी डायरेक्शन निकलता है और मैं इसी डायरेक्शन में इसी हिसाब से लेके गया था। तो ये स्टेटमेंट आपका कोर्स ऑफ बिजनेस में प्रूफ माना जाएगा, और अगर उस जो स्टेटमेंट दे रहा है उसकी डेथ हो जाता है तो उसको एज अ डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा अंडर क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 26। Now, A is accused of a crime committed by him at Kolkata. He produced a letter written by himself and dated at Chennai on that date, and bearing the Chennai postmark of the day, the statement in the date of the letter is admissible because if A were dead, it would be admissible under clause B 26. अब एक A is accused of crime committed by him at Kolkata. A accused है एक crime में जो कोलकाता में हुआ है, और वो एक लेटर प्रोड्यूस करता है उसी डेट का जो चेन्नई में उसने लिखी होती है। और वो कैसे प्रूफ होता है, क्योंकि चेन्नई का उसका मार्क होता है उस दिन का, तो वो एक रेलेवेंट माना जाएगा। अगर ए मर चुका है तो वो रेलेवेंट माना जाएगा अंडर सेक्शन 26 क्लॉज बी। देन ए इज एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स knowing them to be stolen. He offers proof that he refused to sell them below their value. A may prove this statement though they are admissions because they are explanatory of conduct influenced by fact in issue. तो A जो है एक्यूज होता है स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करने के लिए, और ये ऑफर करता है रिफ्यूज टू सेल देम बिलो देयर वैल्यू, वो उसको एक वैल्यू से नीचे सेल करने के लिए मना कर देता है। अब A में प्रूव दिस स्टेटमेंट्स दो दे आर एडमिशंस बिकॉज दे आर एक्सप्लेनेटरी। A इस स्टेटमेंट को प्रूव कर सकता है कि भाई उसने एक वैल्यू से नीचे सेल करने के लिए मना कर दिया गया था। नाउ फिफ्थ illustrations. A is accused of fraudulently having in his possession counterfeit currency which he knew to be counterfeit. He offers to prove that he asked a skillful person to examine the currency as he doubted whether it was counterfeit or not, and that person did examine it and told him that it was genuine. He may prove these facts. A जो है उसको डाउट होता है कि करेंसी में हो सकता है करेंसी काउंटरफीट हो, तो एक बहुत ही स्किलफुल पर्सन के पास वो जाता है और पूछता है कि इसको चेक करिए, ये करेंसी ठीक है कि नहीं है। इट मीन्स ए को डाउट था कि करेंसी में कुछ गड़बड़ है, और तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो भी रेलेवेंट एडमिशन माना जाएगा। देन इज ओरल एडमिशन, आज हम 21 तक करेंगे। देन 22 हम इसको विद भारतीय नागरिक सुरक्षा से कोरिलेट करके इसको पढ़ेंगे कन्फेशन को। तो अभी के लिए इतना ही। ओरल एडमिशन और 21st सेक्शन करेंगे। ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट are not irrelevant unless and until the party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence of the contents of such document under the rules hereafter contained, or unless the genuineness of a document produced in question. देखिए इसमें क्या होता है कि कोई डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इसको लॉ बोलता है कि रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, या ये कह सकते हैं रिटर्न होना जरूरी नहीं है। मान लेते हैं रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, और एक डॉक्यूमेंट है जो रजिस्टर्ड होना ये तो जरूरी नहीं है, ये जरूरी है रजिस्टर्ड होना, ठीक है। अब जो रजिस्टर्ड होना जरूरी है उसको तो रजिस्टर्ड ही प्रूफ किया जाएगा, रजिस्टर्ड ही प्रूफ किया जाएगा। जो रजिस्टर्ड नहीं है, जरूरी नहीं है, अगर आपने उसको रजिस्टर्ड करा लिया है तब भी वो रजिस्टर्ड ही प्रूव होगा। बट जो जरूरत नहीं है और उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया है, इसका ओरल एविडेंस भी दिया जा सकता है, ठीक है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ एक एग्जांपल के साथ। हम ना रेंट एग्रीमेंट बहुत ज्यादा बनवाते हैं। जो रेंट एग्रीमेंट बनता है बेसिकली 11 मंथ्स का बनाते हैं। अब लोग बोलते हैं कि जी 11th मंथ का ही बनता है। 11 मंथ का बनता नहीं है, आप बनाओ उसको कितने भी टाइम पीरियड के लिए सकते हो।
11 मंथ का बनता नहीं है। इसका मतलब बेसिकली लॉजिक ये है कि अगर 11 महीने का आप बनाएंगे तो आपको उसको रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको उसको रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने 11 महीने से ऊपर एक दिन का भी बना लिया एग्रीमेंट तो वो रजिस्टर्ड कराने की जरूरत पड़ेगी, वो रजिस्टर्ड कराने पड़ेगी जरूरत पड़ेगी अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट, अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं कराया तो इस डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी, इस डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। एक पीस ऑफ आप कह सकते हैं अपने एविडेंस में लगा सकते हैं बट उसकी वैल्यू नहीं होगी। वहीं अगर आप 11 महीने का एक रजिस्टर्ड 11 महीने का एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसको रजिस्टर्ड करा लेते हैं, ऐसा नहीं है 11 महीने का रजिस्टर्ड नहीं करा सकते, उसको करा सकते हैं रजिस्टर्ड। और अगर आप रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो उसका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ही माना जाएगा, उसका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ही मांगा जाएगा। बट अगर आप उसको रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं और उसके रजिस्ट्रेशन कंपलसरी भी नहीं है अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट का आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं, ऐसे का आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट रीडिंग कर लेते हैं। ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट में कोई कंटेंट लिखा हुआ है and not relevant unless and until the party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence of the contents of such document under the rules hereafter contained or unless genuineness of document produced is in question। तो बेसिकली कोई ओरल एविडेंस ओरल एडमिशन से रिलेटेड है कि जब हम डॉक्यूमेंट्स में कब कब दे सकते हैं। ओरल एडमिशन जनरली नॉट रेलिवेंट इन डॉक्यूमेंटरी in documents but unless until the party proposing to prove them shows that, अब वो पार्टी बता रहा है फॉर एग्जांपल फर्स्ट कि मेरे पास इसका क्या होता है जब आपका मेन कॉपी खो जाता है तो आप कभी कभी उस सर्टिफाइड कॉपी भी लगाते हैं। जब आपके अगर एक्चुअल प्रॉपर्टी का पेपर खो जाता है तो आप सर्टिफाइड कॉपी लगा देते हैं। सर्टिफाइड कॉपी से भी आप प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं या जो भी आपके राइट्स है आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो आपका जो सर्टिफाइड कॉपी होगा, उसका जो सर्टिफाइड कॉपी होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी एविडेंस होगा, सेकेंडरी एविडेंस होगा और द कंटेंट्स ऑफ सच डॉक्यूमेंट अंडर द रूल्स हेयरआफ्टर कंटेंट और अनलेस जेन्युइनेंस, या फिर कोई उसका जेन्युइनेंस पे क्वेश्चन है या फिर उसका जेन्युइनेंस पे क्वेश्चन है, या तो आप सेकेंडरी एविडेंस क्यों दे रहे हो भाई, आप सेकेंडरी एविडेंस दे रहे हो, आपको कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, आप उसका सर्टिफाइड कॉपी दे रहे हो, कोर्ट आपसे पूछ रहा है आप सर्टिफाइड कॉपी क्यों दे रहे हो। आपने बताया जी मेरे घर में आग लग गई थी, मेरा प्रॉपर्टी का पेपर जल गया। अब आपके घर में आग लग गई थी, इसके लिए आप ओरल एविडेंसेस दे सकते हैं, इसके लिए आप ओरल एविडेंसेस दे सकते हैं कि जो स्टेटमेंट आप दे सकते हैं कि भाई इनके घर में आग लग गई थी इसलिए हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, क्योंकि रजिस्टर्ड है तो आप उसको उसको उसका जो रजिस्ट्री है वो तो डॉक्यूमेंट से ही प्रूफ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स ही लगाने पड़ेंगे। बट आप वो सेकेंडरी एविडेंस दे ही क्यों रहे हो, उसकी जरूरत ही क्यों पड़ रही है, उसका रीजन आप ओरल एविडेंस, ओरल स्टेटमेंट से प्रूफ कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, या तो ये है कि भाई पार्टी है वो बोलती है आपकी प्रॉपर्टी के पेपर फॉर्ज्ड है, उसके जेन्युइनेंस पे क्वेश्चन उठा रही है, तो क्या होता है जनरली जो उसके विटनेस होते हैं, एनी ऑफ द वन विटनेस को बुलाया जाता है और उसको ओरल एविडेंस लिया जाता है कि क्या तुम्हारे सामने प्रॉपर्टी साइन पेपर साइन हुए थे। तो ऐसे केसेस में जब जेन्युइनेंस या फिर सेकेंडरी एविडेंस देने की जरूरत पड़ रही हो तो आप उसको ओरल एविडेंस, उस डॉक्यूमेंट का ओरल एविडेंस ले सकते हो। देन सेक्शन 21, last section for today, in civil cases no admission is relevant, civil cases में no admission is relevant if it is made either upon an express condition that evidence of it is not to be given or under the circumstances from which the court can infer that the parties agree together that evidence of it should not be given। सिविल केसेस में वैसा कोई भी एडमिशन रेलेवेंट नहीं होगा जिसमें पार्टी म्यूचुअली एग्री कर लेती है कि उसका हमें एविडेंस नहीं देना है, या फिर इफ इट इज मेड आइदर अपॉन एक्सप्रेस कंडीशन दैट द एविडेंस ऑफ इट्स नॉट टू बी गिवन, अपना एक्सप्रेस कंडीशन दे रहे हैं कि भाई हम उसका एविडेंस नहीं देंगे, और अंडर सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम व्हिच द कोर्ट कैन इन्फर, या फिर कोर्ट को ऐसा लगता है कि दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो नहीं दे रहे हैं, अग्री टुगेदर एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन। ऐसे केसेस में आपको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है। इसका
अब एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन टू एग्जेम्प्ट एनी एडवोकेट फ्रॉम गिविंग एविडेंस ऑफ एनी मैटर which he may be compelled to give evidence under subsection 1 and 2 of section 132. तो बेसिकली ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा है। प्रोफेशनल, ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्ड में, बट अभी के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ इसमें होता क्या है कि कोई भी आपका कम्युनिकेशन हुआ है आपके और क्लाइंट के बीच में, तो आप उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बट इसका 2 एक्सेप्शन है। अगर कोई इलीगल पर्पस आपको पता चल रहा है या फिर उस जब से आपने सर्विस दिया है कोई उसने फ्रॉड किया है, तो ऐसी चीजें आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो ये जो आपका है कि अगर म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्लाइंट और एडवोकेट, क्लाइंट ने फॉर एग्जांपल एडवोकेट को बताया कि ये तो जो केस है फर्जरी है और मैं इससे कोई फर्जरी करने जा रहा हूँ, तुम मुझे केस दिलवा दो। या वो बोलता है कि मैं इसका मालिक तो हूँ नहीं, मैंने फर्जरी से पेपर बनवाए हैं कि मैं इसका मालिक हूँ और तुम मुझे ये केस जितवा दो, तो हम उस प्रॉपर्टी का आधा आधा कर लेंगे फॉर एग्जाम्पल, या आधा नहीं भी करेंगे, उसको कोई शेयर दे दिया। इस तरह का कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया और हमने ये बात छुपा ली तो ऐसा नहीं है कि उसको उस एडमिशन को रिलेवेंट नहीं माना जाएगा, बिल्कुल रेलेवेंट माना जाएगा, बिल्कुल रेलेवेंट माना जाएगा। इवन बोथ शैल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर दी सेम, दोनों को प्रोसिक्यूट तक किया जाएगा। तो इसका इसलिए 132 जो है आपका 1 and 2 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है जो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल से हम कन्फेशन स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 22 हमारा कन्फेशन से रिलेट करता है, उसको हम को रिलेट करेंगे विद अदर्स एक्ट्स। Thank you so much for watching my video. I hope you liked it.